अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर जाहिद और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ 14th लेक्चर। बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमने डिफरेंट सेक्शन पढ़ लिए हैं। अगर वो आप उसको रिपीट करना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड पर क्लिक करके आप उसको दोबारा देख सकते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, balance of trade is a part of balance of payment. Balance of trade simply deal with the export and import of visible or tangible goods. Balance of trade does not include any services, not even import and export of services. We have a different name for that. Balance of trade का formula क्या होगा? So countries export of visible goods and countries import of visible goods or tangible goods. Balance of payment is a statistical statement that systematically summarizes for a specific time period the economic transaction of economy with the rest of the world. यानी पूरी दुनिया के साथ एक इकोनॉमी की तमाम ट्रांजैक्शन जो होती है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, उसको अगर हम उसका एक स्टेटमेंट बनाएंगे, एक स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। In this slide I would like to explain the difference between balance of trade and balance of payment. हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इट इंक्लूड गुड्स ओनली, इट इंक्लूड द विजिबल एंड टेंजिबल गुड्स। इसमें वो तमाम तर चीज़ों की ट्रेड, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट होगी जिसको हम देख सकते हैं या हम टच कर सकते हैं, वो तमाम तर चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। Whereas in the balance of payment, it is a comprehensive concept which include goods, services and much more. इसमें ना सिर्फ गुड्स होती हैं, सर्विसेज भी होती हैं, बल्कि बहुत यानी it is a comprehensive concept, it is a comprehensive record। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो सिर्फ गुड्स का हिसाब किताब रखते हैं। Second point, balance of payment, it is the part of balance of payment, it include the balance of payment। बिल्कुल आसान सी बात है, सिंपल है। थर्ड इसका पॉइंट है, it is not included in foreign direct investment even then it is a tangible or visible goods, it is based on the tangible and visible goods। कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आई हुई गुड्स या सर्विसेज या अमाउंट इंक्लूड नहीं होती, हालांकि वो टेंजिबल भी हो। जैसे कोई चाइना अपनी कोई एक फैक्ट्री या कोई एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाता है, वो तमाम तर उसका कैपिटल जो है वो चाइना से ही लेकर आता है। जैसे मशीनरी जो है वो चाइना से ही लेकर आते हैं। इवन इट इज़ नॉट विजिबल और टेंजिबल गुड्स हैं, उसमें आ भी रहे हैं, बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। इट इज़ इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा सेकंड सेक्शन में, जो हम करंट अकाउंट में नहीं, फाइनेंशियल अकाउंट में। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा। हाँ, इस हासिल होने वाली इनकम करंट अकाउंट में नहीं आएगी। फोर्थ पॉइंट है, रेमिटेंसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। के जो भी मुल्क से बाहर लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी हैं या डोमेस्टिक पीपल जो वर्किंग आउटसाइड हैं, वो जो अपने घरों को पैसे भेजते हैं, वो तमाम पेमेंट जो है वो कैलकुलेट नहीं होती कंट्री में के बैलेंस ऑफ ट्रेड में, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये तमाम तक चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। इवन ना सिर्फ ये, बल्कि इनसे ट्रांसफ़र पेमेंट्स या गवर्नमेंट लेवल पे ग्रांट्स, एड्स और लोन्स वगैरह जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है इसका, इट इज़ कैलकुलेटेड और काउंटेड एट द पोर्ट ऑफ द कंट्री। कि किसी भी कंट्री की पोर्ट पर बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेट होता है या काउंट होता है। पोर्ट का मतलब क्या है कि वो आपकी सी पोर्ट भी हो सकती है, ड्राई पोर्ट भी हो सकती है, एयरपोर्ट भी हो सकती हैं। तो यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड या जो ट्रेड का रिकॉर्ड होता है
वो पाकिस्तान के किसी न किसी पोर्ट से ज़रूर जाएगा, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी पोर्ट पर रिकॉर्ड ज़रूर होगा। वेयर एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट इसका रिकॉर्ड पोर्ट पर होना लाजमी नहीं है। इट इवन देन इट कैन बी कैलकुलेटेड इन द सेंट्रल बैंक कि इसका यानी इसमें जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा का सारा सेंट्रल बैंक मेंटेन कर रहा होगा। इवन इसमें बोर्ड से ट्रांजैक्शन भी शामिल होंगी, इसमें बैंक से ट्रांजैक्शन भी शामिल होंगी, इसमें इवन आईटी की सेक्शन जिसमें डायरेक्टली कोई भी कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होती वो भी शामिल होंगी। तो सबकी सब यानी ये कह लें कि इसमें हम सेंट्रल बैंक को ही कहेंगे कि सेंट्रल बैंक इसका रिकॉर्ड रखता है। इसके अलावा जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पैसा मुल्क के अंदर आया, जितना भी मुल्क से पैसा गया, किसी भी फॉर्म में गया, किसी भी चीज़ के लिए गया, किसी भी सर्विसेज के लिए गया, वो आपका रिकॉर्ड हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इट शोज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। बैलेंस ऑफ ट्रेड की सबसे बड़ी जो खूबी है ये बताता है कि किसी मुल्क की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, वो कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, कि मुल्क का इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो डेवलपिंग है, डेवलप है या किस लेवल पर है। जबकि प्रोडक्शन कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस होता है, कुछ मुल्कों में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट वो सरप्लस होता है। ये इस वजह से होता है कि कुछ मुल्कों में इट मीन पॉसिबल के जो उनके नेचुरल गुड्स हैं या जो मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल हों, उनके यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में हो। या बहुत कुछ मुल्कों के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दूसरे ममालिक में रहाइश पजीर हों या वर्किंग कैपिटल के तौर पर काम कर रहे होंगे, दे इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। इस स्लाइड में हम बताते हैं कि बहुत कितने कॉजेज होते हैं जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का बाइस बनते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, सेकंड नंबर पे सोशल फैक्टर, दैन पॉलिटिकल फैक्टर, एक्सपोर्ट फैक्टर एंड इंपोर्ट फैक्टर। तो ये 5 तरह की हमने कैटेगरी बनाई हुई हैं जो कि डिफरेंट फैक्टर्स की होती हैं और जो कि इम्पैक्ट करते हैं आपके डेफिसिट की वजह बनते हैं या कॉज बनते हैं डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहले डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होते हैं डिपेंड्स ऑन डेवलप्ड नेशन फॉर सप्लाई ऑफ मशीन्स, टेक्नोलॉजी एंड अदर इक्विपमेंट। दिस लीड टू increase the level of import, thereby resulting the deficit in balance of payments. इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं दे आर द एक्सपोर्टर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, और जबकि इम्पोर्ट जो होती हैं उनकी वो डिपेंड कर रही होती है मशीन्स पर, जिससे वो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। हाई टेक टेक्नोलॉजी पे की वजह से ये मशीन के एक्सपेंसिव होती है, तो लिहाजा उनकी इंपोर्ट काफ़ी महंगी होती है, और जबकि एक्सपोर्ट क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या प्राइमरी प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो बहुत सस्ती होती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर कंट्री को बहुत ज़्यादा डेफिसिट का सामना करना पड़ता है। नंबर 2 में आता है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। व्हेन देयर इज एन इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, foreign goods become relatively cheaper as compared to domestic goods. It increases imports, which cause a deficit in balance of payment. क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में, इसलिए जो फॉरेन गुड्स होती हैं वो काफ़ी सस्ती लगती हैं एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक गुड्स। यानी लोकल अशिया महंगी हो जाती हैं इन्फ्लेशन की वजह से, जबकि इम्पोर्टेड अशिया जो होती है वो सस्ती होती हैं क्योंकि वो सस्ती यानी दूसरे कंट्रीज में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम होती है। इस वजह से इंपोर्ट्स आपकी बढ़ जाती है जब और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाता है। तीसरे नंबर पे साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन व्हेन द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ बूम, देन domestic production may be unable to satisfy the domestic demand. It leads to deficit in balance of payment due to increase in imports.
यानी साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की वजह से भी इकोनॉमिक यानी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो सकता है कि जैसे अगर आपकी इकॉनमी जो है वो डिप्रेशन की फॉर्म में है, तो डिप्रेशन में क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कम हो रही होती है, तो लिहाजा आप प्रोडक्शन को बिना बढ़ाए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को कवर नहीं कर सकते। तो क्योंकि एक कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, लिहाजा और सेकेंड उसमें साइक्लिकल फ्लक्चुएशन की वजह से ड्रॉप भी आया हुआ है, तो इसलिए इकॉनमी को बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्लियर करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है चेंज इन डिमांड। फॉल इन डिमांड फॉर द कंट्री गुड्स इन द फॉरेन मार्केट लीड टू द फॉल इन एक्सपोर्ट्स। क्योंकि डे बाय डे आपकी जो टेक्नोलॉजी है, इन्वेंशन और इनोवेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। तो इन जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहाँ पर जो सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज नहीं हो रही होती, तो जिसकी वजह से उनकी डिमांड में इन अदर कंट्रीज़ में उनकी डिमांड में बड़ा फ़र्क आ जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ हैं, जो एक्सपोर्ट गुड्स होती हैं, लाइक लेदर एक्सपोर्ट है या जो कॉटन सूट्स की एक्सपोर्ट है, तो कॉटन सिंथेटिक फैब्रिक के आने के बाद, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अदर कंट्रीज़ में डिमांड फॉर सिंथेटिक फैब्रिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट जो है वहाँ की इंपोर्ट कम हो जाती है, आपकी जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं, जबकि इंपोर्टेड गुड्स हम खुद भी सिंथेटिक जो कंट्री है वो खुद भी बजाय लेदर प्रोडक्ट के सिंथेटिक फैब्रिक की प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लास्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। Underdeveloped countries import services from developed countries for which they have to pay a huge amount of money. It leads to the deficit in balance of payment. कि जो आपकी सर्विसेज होती हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो लिहाजा इंपोर्टेड सर्विसेज की वजह से भी आपको एक ह्यूज अमाउंट डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक ह्यूज अमाउंट डेवलप कंट्रीज़ को देना पड़ता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है। पॉलिटिकल फैक्टर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट करती है। Political instability may lead to be a large capital outflow and reduce the inflow of foreign fund, thus the creating disequilibrium in the balance of payment. कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इन कंट्रीज से, डेवलपिंग कंट्रीज से निकालना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आप इकॉनमी में डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में आ जाता है। सेकेंड इज द पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। पॉलिटिकल फ्रीक्वेंट चेंज इन द गवर्नमेंट, inadequate support to the government in parliament also discourage the inflow of capital. This lead to deficit due to the higher outflow than inflow. पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह भी एक कॉज रीज़न बनते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट के। लास्ट है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में एक नंबर वन पे आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। When the people of underdeveloped countries come in contact with those advanced countries, they started adopting the foreign pattern of consumption. Due to the reason, their imports increase and it leads to the adverse balance of payment of underdeveloped. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तानी मुल्क में, क्योंकि दे आर एक्सपोर्टिंग टू द डेवलप्ड कंट्रीज और वो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कंजम्पशन और पैटर्न है वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह हो जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली वो इम्पोर्टेड गुड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि these इम्पोर्टेड गुड्स आर बेस्ड ऑन द हाईटेक टेक्नोलॉजी।
इसमें सेकंड आता है चेंजिंग टेस्ट प्रेफरेंस फैशन एंड ट्रेंड्स। तो जो सोशल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर जो आपका टेस्ट और प्रेफरेंस जो है ड्यू टू हाईटेक टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डेफिसिट में चला जाए।